हेलो फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने देखा है कैसे एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन के इसी मोशन के कारण वहां पर एक एंगुलर मोमेंटम फॉर्म होता है जिसे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, जिसका डायरेक्शन इस तरह से होता है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन के इसी रोटेशन के कारण एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी फॉर्म होता है जिसका डायरेक्शन नीचे की ओर होता है। पर ये जो है सिर्फ काफी नहीं था किसी एटम को समझने के लिए। क्यों? आने वाले समय में हम लोगों ने देखा कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए और उनमें सिर्फ इतना सा एक्सप्लेनेशन काफी नहीं था उससे एक्सपेरिमेंट के बिहेवियर को शो करने के लिए या बताने के लिए। तो हम थ्योरेटिकली फंस गए। तो दो फिजिसिस्ट ने यहाँ पर आकर के अपना नाम फिजिक्स की दुनिया में लिखाया और कहा कि एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, वो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है। दिस इज नॉट लाइक रोटेशन, बट वहां पर एक स्पिन है जो कि उस इलेक्ट्रॉन का एक इंट्रिंसिक यानी कि उसमें बना हुआ बिल्ट इन प्रॉपर्टी है उस इलेक्ट्रॉन का। अब ये तो बड़ी बात होगी, लेकिन क्या एक्सपेरिमेंट हुआ कि जिसमें साइंस फंस गया, जिसमें फिजिक्स फंसने लगा, तो उसे हम देखते हैं। यहां पर देखिए ओरिजिन मैंने लिखा हुआ है, जहां पर मैंने दो टॉपिक्स लिखे हैं। यहां में पहला टॉपिक क्या है कि बोर समरफील्ड थ्योरी का जो क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन था, बोर का जो क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन था वो फेल हो गया। फेल यानी कि कंप्लीटली फेल नहीं हुआ, बट अदर देन हाइड्रोजन एटम किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन को हम रिलेटिविस्टिक करेक्शन के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। यही कारण है कि मैंने बोर समरफील्ड थ्योरी में रिलेटिविस्टिक करेक्शन को नहीं बनाया। हम यहां स्पिन को कंसीडर करके रिलेटिविस्टिक करेक्शन को वापस से देखेंगे। बट फिलहाल के लिए हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो पहला टॉपिक आप लोगों ने देखा, बोर समरफील्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन कुड नॉट अप्लाइड फॉर स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन। अब क्या दूसरा प्रॉब्लम कहां आया? तो दूसरा प्रॉब्लम आया, द सिंपल क्वांटम थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द एनामोलस-ज़ीमान इफेक्ट। अब एनामोलस-ज़ीमान इफेक्ट क्या है? तो उसका शॉर्ट डेफिनेशन यहां पर है, दैट इज splitting of atomic spectral lines into 4, 6 or more components when the light source was placed in a magnetic field। यानी कि जब हम किसी भी लाइट सोर्स, मान लीजिए मेरे पास एक स्पेक्ट्रल लाइन है, ये एक स्पेक्ट्रल लाइन है मेरे पास। स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है, इस पर मैंने सबसे पहला वीडियो वही है बनाया था। तो इसी अगर आपको स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में नहीं पता है तो जाकर के उसे देखिए, आप अच्छे से समझ जाओगे। अब ये है विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं यहां पर, तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो जाता है। अगर वो तीन कंपोनेंट्स में स्प्लिट हुआ, ये देखिए ये है विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, और ये है विथ मैग्नेटिक फील्ड। तो विथ मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो स्प्लिट होता है। एनामोलस-ज़ीमान इफेक्ट में क्या होता है, दोस एटम्स व्हिच हैव स्पिन, उसमें ये स्पेक्ट्रल लाइन नहीं आ रहा था। उसमें कैसा आ रहा था? तो जिसमें जिन पार्टिकल्स, जिन एटम्स में स्पिन होता था, उन केसेस पे जो कंपोनेंट्स आ रहा है वो इस तरह का स्पेक्ट्रल लाइन आ रहा है। ये रफ इमेज है, जब मैं एनामोलस-ज़ीमान इफेक्ट पे वीडियो बनाऊंगा तो वो कंप्लीटली मैं उसे बताऊंगा। फिलहाल के लिए देखिए यहां पर क्या हुआ कि एक कंपोनेंट जो था वो स्प्लिट हुआ। जब हमने उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, वो 4 कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो गया। इसे हम कहते हैं एनामोलस-ज़ीमान इफेक्ट। अब यहां पर जरूरी नहीं है कि ये 4 कंपोनेंट में ही ब्रेक हो, ये 6 और उससे ज्यादा कंपोनेंट में भी ब्रेक हो सकता है। बस मैंने यहां पर, अब वो कितने कंपोनेंट्स में ब्रेक होगा और कैसे होगा वो हम देखेंगे ज़ीमान इफेक्ट वाले वीडियोस में, जो कि हम कवर करेंगे कुछ वीडियोस के बाद। तो समस्या आप लोगों को समझ में आ गया। समस्या क्या था? पहला समस्या हम लोगों ने बेसिकली दो मेन जो फॉल्ट्स है वो हम लोगों ने देखे कि पहला क्या है कि बोर समरफील्ड का रिलेटिविस्टिक करेक्शन का इस्तेमाल करके हम हाइड्रोजन एटम के अलावा किसी एटम के स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे।
दूसरा क्या था, एनामोलस रीमान इफेक्ट जैसे एक्सपेरिमेंट्स को हम विदाउट स्पिन कंसिडरेशन, जब हम लोगों ने स्पिन के बारे में पता नहीं था, जब हमें नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन के पास अपना स्पिन होता है, उस केसेस में हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि इनको एनामोलस रीमान इफेक्ट को। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि प्रॉब्लम कहां हो रहा था। अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो दो फिजिसिस्ट ने दिया। पहला है गॉडस्मिट और एलन बेक, ये यू है एलन बेक, ठीक है। अब प्रोनाउंसिएशन यू कैन चेक, बस गॉडस्मिट और एलन बेक है। क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि जो ये इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है किसी न्यूक्लियस के, उस इलेक्ट्रॉन के पास अपना एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो कि वो उसके कारण क्या रहा है, वो रोटेट कर रहा है। अब दिस इज नॉट लाइक एक्चुअल रोटेशन। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, क्योंकि अभी के समय में यहां पर एक प्रॉब्लम है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है, तो ये सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फॉर अ फंडामेंटल पार्टिकल दैट अ फंडामेंटल पार्टिकल रोटेट्स, क्योंकि जो रोटेशन है वो एक थोड़ा सा अजीब कॉम्प्लिकेटेड चीज है। बट हम यहाँ पर उस कॉम्प्लिकेशन की ओर नहीं जा करके सिंपली जो इन लोगों ने कहा उन्हें देखते हैं। इन लोगों ने क्या कहा, in an effort to remove these two drawbacks of the theory, Gauss-Smith and Ulmer proposed that in 1925 that क्या कहा, an electron must be looked upon as a charged sphere spinning about its own axis, कि हम जो इलेक्ट्रॉन को ऐसे एक चार्ज पार्टिकल की तरह देखेंगे, जो कि आज वो चार्ज पार्टिकल कैसा है, वो स्फेरिकल पार्टिकल है जो रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पर, having an intrinsic built-in angular momentum and consequently an intrinsic magnetic moment। यहां पर मेरा कहने का मतलब है, जैसे ही हम लोगों ने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, उस केस में हमारा एक एंगुलर मोमेंटम था जिसे हम लोगों ने कहा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए अब ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के कारण हमारा एक वेक्टर होगा एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, इसके रोटेशन के कारण। वो कौन सा वेक्टर है, वो कहलाएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। साथ ही साथ क्यों, जैसा कि हम लोगों ने देखा था ऑर्बिट में घूमने के कारण एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बनता था, जिससे या मैग्नेटिक डायपोल फॉर्म होता था। सेम उसी तरह यहां भी एक मैग्नेटिक डायपोल फॉर्म होगा, जिसके लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। तो यहां पर मैंने कुछ चीजें मानी हुई है, उन्हें आप देख लेते हैं। लेट एस वेक्टर इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर स्पिन होगा, तो उसके लिए एक स्पिन अपना जो है स्पिन के कारण एक एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होगा। देखिए यहां पर थोड़ा सा, मान लीजिए दिस इज एन इलेक्ट्रॉन और ये इस तरह रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर एक एस वेक्टर होगा जिसे हम कहेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, और इसके अपोजिट डायरेक्शन पे एक वेक्टर होगा जिसे हम कहेंगे म्यू एस, यानी कि ऑर्बिट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। उस केस में हम लोगों ने जब इलेक्ट्रॉन घूमता था, देखिए अगर ये न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे हम लोगों ने देखा था कि एल वेक्टर होता है और इसके अपोजिट डायरेक्शन पे म्यू एल वेक्टर था। इसे हम कहते थे एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और यहां पर था ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ये कब था, जब इलेक्ट्रॉन के एंगुलर ऑर्बिट में रोटेशन के कारण। ये कब आया, इलेक्ट्रॉन के अपने एक्सिस पर एक स्पिन के कारण यहां पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम आया एस वेक्टर और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आया म्यू एस। अब इन दोनों के प्रॉपर्टीज को देखना है हमें। तो आई होप आप लोग को अभी तक समझ में आ रहा होगा ये वीडियो। तो अब हमें जो है ये एस वेक्टर म्यू एस क्या है उन्हें समझने की जरूरत है। और यहाँ पर एक नया क्वांटम नंबर भी इंट्रोड्यूस हुआ जिसे हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, मैं यहाँ पर कुछ चीजें बताता हूं। दिस इज एन न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस है मेरे पास, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। मैंने यही फिगर कहा था, तो हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस में देखा हुआ है कि इस ऑर्बिट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, इस ऑर्बिट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम क्यों फॉर्म हुआ, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में रोटेशन के कारण।
अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक एंगुलर मोमेंटम होता है, सॉरी, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पर एक मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल वेक्टर होता है, ठीक है, और यहां पर एक डायपोल फॉर्म होता है। और इसके साथ हम लोगों ने क्या देखा था, ये एल वेक्टर का जो वैल्यू होता है वो होता है रूट अंडर एल एल प्लस वन एच कट, वेयर एच कट इज नोन एज रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट। अब यहां पर ध्यान से देखिए, अब इसी फॉर्मूला का यूज करके हम सिमिलर वे में स्पिन को समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास जो है ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे से रोटेट कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है। इस स्पिन के कारण एक एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, जिसे हम एज वेक्टर कह रहे हैं, ठीक है, एज वेक्टर का मतलब स्पिन के कारण बन रहा है, इसीलिए हम इसे कहेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब इसी स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्म हुआ। अब स्पिन एंगुलर मोमेंटम के ऑपोजिट डायरेक्शन पर एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू एस होगा, ठीक है, यह है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। किसके लिए? स्पिन के लिए, तो हम इसे कहेंगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। यहां पर जो म्यू एल था वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था, बट ऑर्बिट के लिए, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के कारण, ऑर्बिटल रोटेशन के कारण, इसीलिए हम इसे कहते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट या ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जो आप कह लो। इस फॉर्मूला को जैसा देखने के लिए, ठीक है, इस फॉर्मूला के जैसा यहां पर भी एक फॉर्मूला बनेगा, जिसे हम कहेंगे S इज इक्वल टू रूट अंडर एस प्लस वन एच कट। ये मैग्नीट्यूड है, होता है, ठीक है, उतना बताने की जरूरत नहीं है, उतना तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए यहां पर देखिए, जैसा कि हम लोगों ने यहां पर देखा था, L इज इक्वल टू ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वांटम नंबर मैंने लिखा हुआ है। उसी तरह ये जो S है, ये है स्पिन क्वांटम नंबर। देख लिया आप लोगों ने, जिस तरह यहां पे ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर था स्मॉल l, वहां पर ये s जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर है, और जो कि हर पार्टिकल के लिए अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें यहां पर जो मेनली काम है वो इलेक्ट्रॉन से है, तो जो s का वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रॉन वो होता है 1/2। किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रॉन। अभी तक हम लोगों ने कुछ डिफिकल्ट चीजें नहीं देखी हैं, सिंपल सा फॉर्मुलेशन देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से फॉर्मुलेशन होगा। क्वांटम नंबर वाले वीडियोस में हम लोगों ने एक चीज और देखा था, क्या था वो? ML, इसे हम कहते थे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके कितने वैल्यूज होते हैं? इसके वैल्यूज होते हैं, वैल्यूज तो नहीं बोलते हैं, इसे हम कहते हैं इसके कितने, इसका वैल्यू क्या पॉसिबल है? इसका वैल्यू होगा +L से -L तक। ये वाला हम लोगों ने डिस्कस किया था ये चीजें, स्पेस क्वांटाइजेशन वाले वीडियो में भी मैंने इन चीजों को डिस्कस किया है। उसी तरह यहां पर MS होगा, जिसे हम कहेंगे स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, ये भी क्वांटम नंबर है, ये भी क्वांटम नंबर है, दोनों ये स्पिन के कारण क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड दिस इज फॉर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हो गया स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो MS का जो वैल्यू होगा ना, वो होगा +S से -S की ओर, +S से -S की तक। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करूं, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्या हो जाएगा? +12 से लेकर के -12। याद रखिएगा, जो डिफरेंस हम लोग लेना है वो 1 का डिफरेंस लेना है। तो इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा था? यहां पर हम लोगों ने देखा था स्पेस क्वांटाइजेशन, जहां पर हम लोगों ने देखा था cos थीटा का वैल्यू, जब हम इस डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्वांटाइज हो जाता है, जिसे हम स्पेस क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो वहां पर हम लोगों ने देखा था एक फॉर्मूला ML डिवाइडेड बाय रूट अंडर L प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो ये स्पेस क्वांटाइजेशन वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था डिटेल में। सेम चीज यहां पर भी होगा।
अब अगर आपको समस्या है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आप जाकर के स्पेस क्वांटाइजेशन वाला वीडियो देखो, वहां पर मैंने बहुत ही इजी ढंग से इस फॉर्मूला को डिराइव भी किया है और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी बताया है। तो उसी तरह यहां पर भी एक जो क्वांटाइजेशन होगा, स्पेस क्वांटाइजेशन, उसमें भी एक फॉर्मूला होगा जो कि होगा cos थीटा इज इक्वल्स टू ms डिवाइडेड बाय रूट अंडर s स्मॉल s प्लस 1। ये देखिए दोनों फॉर्मूला एकदम सिमिलर वे में चल रहा है। स्पेस क्वांटाइजेशन यहां भी होगा, स्पेस क्वांटाइजेशन यहां भी होगा। यानी कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन को रखते, सॉरी किसी एटम को रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो क्वांटाइज होते ही हैं, लेकिन स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज होता है। अब ये एक रोचक तथ्य है। अब आप बोलोगे कि ये क्वांटाइजेशन होता है, तो इसका क्या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, क्या कोई प्रूफ है? तो हाँ है। हालांकि जब स्पिन का खोज हुआ था उस समय इसका प्रूफ नहीं था, पर उसके क्योंकि स्पिन का इस्तेमाल करके हम लोग जो है रिलेटिविस्टिक करेक्शंस को ठीक कर पा रहे थे, साथ ही साथ हम लोग एनामोलस रीमान इफेक्ट को ठीक कर पा रहे थे जो उसमें एरर आ रहा था। तो इसीलिए हम लोगों ने स्पिन को माना कि हाँ ये सही है। क्योंकि आप खुद सोच कर देखो कि इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है, तो उसको वो स्पिन कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देखना संभव नहीं है। दिस इज लाइक कि ये शो कर पा रहा है, ये प्रूव कर पा रहा है कि हाँ ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अगर हम स्पिन कंसीडर कर रहे हैं वहां पर, तो वो एक्सपेरिमेंट सही हो रहा है। अदरवाइज वो एक्सपेरिमेंट का वैल्यू जो है वो थ्योरेटिकली हम प्रूफ नहीं कर पा रहे मैथमेटिकली। अब मान लीजिए कि मैंने इसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ये मतलब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये बस एज फॉर द प्रैक्टिस है। तो यहां पर देखिए मैंने क्या कहा कि ms का वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ हो सकता है विद डिफरेंस 1। तो यार डिफरेंस 1 हो गया तो ही वैल्यू यहां पर होगा, या तो ये प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा। और s का वैल्यू पता है फॉर द इलेक्ट्रॉन ये हाफ होता है, तो ये क्या हो गया cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा इज इक्वल्स टू ms डिवाइडेड बाय रूट अंडर हाफ प्लस 1। इसे हम सॉल्व करें तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, यानी कि 2ms डिवाइडेड बाय रूट 3। और ms का वैल्यू क्या हो सकता है? तो फॉर इलेक्ट्रॉन इट कैन बी प्लस और माइनस हाफ। तो अगर प्लस हाफ हुआ, अगर यहाँ पे ms का वैल्यू प्लस हाफ हुआ, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 और cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/√3। दिस इज फॉर प्लस हाफ, ये माइनस हाफ के लिए। जब हम लोगों ने ms का वैल्यू प्लस हाफ पुट किया तो हमें ये वैल्यू मिला, और जब माइनस पुट किया तो ये वैल्यू मिला। यानी कि अब मैं यहाँ पर वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं यहाँ कुछ बताना चाह रहा हूँ। स्पेस क्वांटाइजेशन यहाँ पर भी होता है, ये है फॉर प्लस हाफ और ये है माइनस हाफ। ये भी क्या है? एज वेक्टर क्वांटाइजेशन, ये स्पेस क्वांटाइजेशन है। ठीक है, हम लोगों ने स्पेस क्वांटाइजेशन वाले वीडियो में देखा था कि जो एंगल होता है वो कितना हो सकता है। मान लीजिए मैंने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया इसी में, तो ये जो एस वेक्टर है ना वो टिल्ट हो जाता है। एस वेक्टर भी टिल्ट होगा, यानी कि थोड़ा सा झुकेगा और रोटेशन करेगा, प्रिसाइज करेगा, जिसे हम लोगों ने लार्मर प्रिसिजन वाले वीडियो में देखा था। तो जब ये प्रिसिजन होता है, जब ये प्रिसिजन होगा तो उस प्रिसिजन में ये कितने डिग्री पे प्रिसाइज करेगा, उसके रिगार्डिंग एक फॉर्मूला हम लोगों ने यहां पर निकाला था। cos थीटा इज इक्वल्स टू ms बाय रूट अंडर, सॉरी cos थीटा इज इक्वल्स टू यहां पर ये वाला फॉर्मूला ml डिवाइडेड बाय रूट अंडर l प्लस 1। सिमिलरली अगर यहां पर देखें तो हम लोगों ने सिमिलर ये फॉर्मूला बताया, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर देखिए ms इज इक्वल्स टू प्लस हाफ या माइनस हाफ। तो हमें दो एंगल्स मिलेंगे, या तो ये होगा या तो ये एंगल होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा? ये रूट माइनस हाफ के लिए, ठीक है। तो यहां पर जो ms होगा, ये क्या है? ms इज इक्वल टू, ये ms का वैल्यू मैं यहां पर लिख रहा हूं,
तो जब ये एंगल कब मिलेगा, जब ms इज इक्वल टू प्लस हाफ होगा, और ये वाला वैल्यू कब मिलेगा, जब ms इज इक्वल टू माइनस हाफ होगा। आई होप आप लोग को यहां पर समझ में आ रहा हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर इसके बाद भी कंफ्यूजन है तो यू कैन कमेंट। मैं उस कंफ्यूजन, अब ऐसा तो नहीं होगा कि पूरे वीडियो में कंफ्यूजन होगा, जिस पार्ट में कंफ्यूजन होगा उसका पार्ट को आप कमेंट कीजिए, मैं उस पार्ट को आपका कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। अब एक चीज और यहां पर लास्ट, जायरोमैग्नेटिक रेशियो वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यहां पर इस वाले में केस में म्यू एल डिवाइडेड बाय एल वेक्टर, इन दोनों का अगर हम मैग्नीट्यूड ले रहे थे तो वो हमें कांस्टेंट मिल रहा था E बाय 2m। तो क्या यहां पर भी कोई कांस्टेंट मिलेगा, तो हाँ मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा देखते हैं, एस वेक्टर सॉरी म्यू एस वेक्टर बाय म्यू सॉरी, यहां पर जो हमें वैल्यू मिलता है वो मिलता है E बाय m। अब क्योंकि जायरोमैग्नेटिक रेशियो में यहां पर अलग वैल्यू मिला, यहां पे भी अलग वैल्यू मिला, हालांकि दोनों वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो इस चीजों को दूर करने के लिए ना, फॉर्मूला को जनरलाइज करने के लिए हम लोग यहां पर एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं G। ये G क्या है, G इज कॉल्ड G फैक्टर, जिसका प्रूफ हम लोग एनोमलस रीमान इफेक्ट में करने वाले हैं। इस G फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, बट फिलहाल के लिए हम यहां पर देखते हैं, यहां भी G मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पर क्या है, G का वैल्यू 1 है जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, रोटेशन की, ठीक है। जब हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे उस समय जायरोमैग्नेटिक रेशियो का बात करेंगे, तो यहां पर G फैक्टर का वैल्यू 1 होगा। और जब हम इलेक्ट्रॉन के लिए जायरोमैग्नेटिक रेशियो की बात करेंगे, कब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यानी कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम के केस में बात करेंगे, तो G का वैल्यू 2 होगा। उस केसेस में ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब आप बोलोगे ये G इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या इसका कोई प्रूफ है, क्यों 2 हो जाएगा, क्यों 1 हो जाएगा? तो हाँ, इसका प्रूफ है, बट आप थोड़ा सा धैर्य रखो, हम इसे प्रूफ करेंगे। कब करेंगे, एनोमलस रीमान इफेक्ट, जब हम रीमान इफेक्ट पढ़ेंगे उस केस में हम लोग जो है इस G फैक्टर के वैल्यू को डिराइव करेंगे और देखेंगे कि वो क्या होता है। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। टिल देन, थैंक यू।